Hey everyone, this is Amit from IIT पटना। एकलव्य बैच सिलेक्शन नंबर 32 क्लास 12 2025 को टारगेट करेगा। अभी तक हमने इसके पहले 31 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप अभी तक उसको फॉलो नहीं किए हैं तो जाइए वहां से फॉलो कर लीजिए। क्लास 12 2025 को टारगेट करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, या अगर आप अभी क्लास 12 में जाने वाले हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके बिहार बोर्ड के टॉपिक्स में, जिसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर 5 नंबर सारे प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और मेरा वीडियो का मोटो यही रहता है कि आपसे एटलीस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन बना लोगे तो उससे 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पढ़ाया जाता है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन इसका यूज होता है पूरा क्लास 12 और केमिस्ट्री के लगभग सभी इनऑर्गेनिक के ब्रांच में इसका यूज हम करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से पहले हमें क्वांटम नंबर के बारे में समझना होगा। क्वांटम नंबर क्या होता है? तो क्वांटम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्रदान कर देता है। क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिलता है। और चूंकि मुझे यहाँ केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताना है, पूरा का पूरा कहानी नहीं बताना है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूंगा। क्वांटम नंबर होता है 4 प्रकार का, ठीक है। यहां से क्वांटम नंबर आपको 4 प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। और सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से सूचित किया जाता है, एजीमुथल को l से सूचित किया जाता है, मैग्नेटिक को m से सूचित किया जाता है और स्पिन को s से सूचित किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर का मान ±1/2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर का मान +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो -1/2 होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये बताता है सेल के बारे में। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सबसेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल के बारे में, या आप इसको ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ओरिएंटेशन यानी कि ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है। और ये बताता है स्पिन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको डिनोट करते हैं n से, और n का जो मान होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं l से, और l का मान होता है 0 से लेकर के n-1 तक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को सूचित करते हैं m से, और m का मान होता है -l से लेकर के +l तक। और स्पिन क्वांटम नंबर को सूचित करते हैं +1/2 से या -1/2 से। तो क्वांटम नंबर है जो कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीटली बता देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बता देगा कि वो किस सेल में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता देगा किस सबसेल में है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता देगा कि वो किस ऑर्बिटल में है, और स्पिन क्वांटम नंबर बता देगा कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब चलिए, जिस एटम के पास जितना सेल होता है उसके पास उतना ही सबसेल भी होता है, ठीक है। देखिए, जिसके पास जितना सेल होगा उसके पास उतना ही सबसेल भी होगा। तो अगर किसी के पास एक सेल होगा तो उसके पास 2 सबसेल होगा, किसी के पास 2 सेल होगा तो उसके पास 2 सबसेल होगा, किसी के पास अगर n सेल होगा तो उसके पास n सबसेल भी होगा। सबसेल जो होता है ये होता है 4 प्रकार का, ठीक है। सबसे पहला है S, दूसरा है P और तीसरा D, F। अब चूंकि क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक की बात करते हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन यहीं तक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। SPDF 118 तत्व है, और 118 तत्वों को आप सजाते F के पास चले जाएंगे तो उसके बाद रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो सबसे 4 प्रकार के S P D F। अब S सबसेल का जो शेप होता है वो गोला के जैसा होता है, P सबसेल का जो शेप होता है वो डंबल के जैसा होता है, डी का जो शेप होता है ये डबल डंबल के जैसा होता है, और एफ का जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गोला, स्फीयर।
इसको कहा जाएगा डंबल, इसको कहा जाएगा डबल डंबल। और ये कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अब चूंकि ये जितने भी सबसेल है, अब इनके पास हम देखेंगे कि इसके पास कितना ऑर्बिटल्स होता है। तो इस सबसेल के पास एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, 1 ऑर्बिटल। और पी के पास होता है 3 ऑर्बिटल, डी के पास होता है 5 ऑर्बिटल्स, और इसके पास होता है 7 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो होता है वो इस शेप का, मतलब ऑर्बिटल्स को हम ऐसे सूचित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में रखे जाते हैं, और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे। अब जब आएंगे इसके पास, पी सबसेल के पास आएंगे तो इसके पास 3 ऑर्बिटल होगा ऐसे। जब डी सबसेल के पास आएंगे इसके पास 5 ऑर्बिटल होगा, एंड इसके पास 7 ऑर्बिटल होगा। अब पी में जब इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक एक करके सजाया जाता है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक एक करके सजाया जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन को एक एक करके सजाएंगे, ऐसे सजाएंगे इलेक्ट्रॉन को। और इसकी तो खैर आवश्यकता भी नहीं है कि जब एक ब्लॉक बताया जाएगा तो उसमें इसकी आवश्यकता आती है। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, ठीक। अब आगे देखिएगा, अभी आपको बताया कि एल का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एल का जो मान होता है ये 0 से लेकर के n-1 तक होता है। तो अब मैं यहां से डायरेक्टली बता रहा हूं कि मुझे पूरा का पूरा 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर बताना नहीं है, मुझे क्लास 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। बार बार इसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। तो अगर कहीं पर एल का मान 0 आ जाएगा तो उसका मतलब समझिएगा कि एस सबसेल की बात हो रही है। अगर एल का मान 1 आ जाएगा तो उसका मतलब है कि पी सबसेल की बात हो रही है। अगर एल का मान 2 तो डी सबसेल, अगर एल का मान 3 तो एफ सबसेल, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि कौन सा सबसेल है। अगर एल का मान 0 आएगा तो एस सबसेल, एल का मान 1 आएगा तो पी सबसेल, एल का मान 2 आएगा तो डी सबसेल, एल का मान 3 आएगा तो एफ सबसेल। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आफबाउ नाम के एक साइंटिस्ट थे। आफबाउ ने अपना स्टेटमेंट दिया, आफबाउ प्रिंसिपल। अब आफबाउ प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पहले उस ऑर्बिटल में डाल देंगे जिसका एनर्जी कम होगा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को सजाया जाएगा। तो ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे निकाला जाता है? तो ऑर्बिटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है n+l, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आफबाउ प्रिंसिपल है, एक मिनट, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अगर आप आफबाउ प्रिंसिपल को देखें तो n+l रूल भी कहा जाता है। अब n+l से क्या मिलता है? ऑर्बिटल का एनर्जी मिलता है। अब जैसे कि 1s होगा, तो चूंकि 1s है तो 1s के पास एक सेल है तो इसके पास एक ऑर्बिटल भी है। अगर मान लेते हैं किसी के पास 2 सेल है तो इसके पास 2 ऑर्बिटल भी होगा। कौन कौन होगा? s होगा और p होगा। अगर किसी के पास 3 सेल है तो उसके पास 3 सबसेल भी होगा। कौन कौन होगा? 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। बस जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे इसका साइज बढ़ते जाएगा। अब 4 सेल है तो 4 सबसेल होगा, 4s, 4p, 4d, 4f एंड सो ऑन। अब अकॉर्डिंग टू आफबाउ इलेक्ट्रॉन का पहले उसमें देंगे जिसका एनर्जी का मान कम होगा।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 1s के बाद, तब जाएगा 2s के बाद, उसके बाद जाएगा 2p के बाद, और 2p के बाद जाएगा 3s के बाद, 3s के बाद जाएगा 3p के बाद, और 3p के बाद जाएगा 4s के पास। अब मैक्सिमम बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि 3p के बाद 3d क्यों नहीं आया। अभी आपको बताते हैं, आप बाउ प्रिंसिपल को यूज कीजिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि 3p के बाद ये 4s में क्यों जाता है। 4s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं 3d में, 3d के बाद फिर भेजेंगे 4p में, और उसके बाद 4d एंड सो ऑन। और चूंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, वहां से मतलब रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, तब जाएगा 2s में, यानी कि सबसे पहले जाएगा 1s में, तब जाएगा 2s में, 2s के बाद फिर जाएगा 2p में, 2p के बाद जाएगा 3s में, 3s के बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन फिर 3p में, 3p के बाद जाएगा 4s में, 4s के बाद जाएगा 3d में, और 3d के बाद जाएगा फिर 4p में। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे सजाते हैं। अब सवाल यहाँ ये होता है कि 1s के बाद 2s तो सही है, 2s के बाद 2p सही है, 2p के बाद 3s सही है, 3p के बाद 3p भी सही है, और 3p के बाद 3d क्यों नहीं आया, 4s क्यों आ गया। यहाँ पर जो 3p है इसके बाद 4s क्यों आया, 3d क्यों नहीं आया। तो इसके लिए हम देखेंगे इसका एनर्जी, जिसका एनर्जी का मान कम होगा उसको रखा जाएगा पहले। तो इसमें चूंकि अभी आपको बताया है कि अगर s सबसेल रहेगा तो इसके लिए l का मान 0 होता है, p के लिए l का मान 1 होता है, d के लिए l का मान 2 होता है, f के लिए l का मान 3 होता है, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। तो 1s है तो 1, चूंकि हमें n प्लस l रूल लगाना है, तो n का मान है 1 और l का मान हो जाएगा s के लिए 0, तो ये हो जाएगा 1। एक मिनट, ये 4f हो गया, और यहां से n प्लस l चाहिए, तो n का मान हो जाएगा 1 और s के लिए l का मान 0 होता है तो 1 हो गया। अब जैसे 2s का बात करेंगे तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 2p का बात करेंगे तो 2 प्लस p के लिए l का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 3। 3s का बात करेंगे तो l का मान 0 और 3 हो जाएगा। 3p का बात करेंगे 4, अब 4s का बात करेंगे 4, अब 3d का बात करेंगे तो 3, और d के लिए तो 3 2 हो जाएगा 5, और 4p का बात करेंगे तो 4 का 4 और p के लिए होता है 1 5। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, 4s का एनर्जी का मान 4 है और 3p का एनर्जी का मान 4 है, लेकिन 3d का एनर्जी का मान 5 है। अब चूंकि 3d का एनर्जी ज्यादा हो गया, 4s का एनर्जी कम हो गया, तो इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन को 4s में डाला जाएगा, उसके बाद 3d में डाला जाएगा। क्योंकि अफबाउ ने हमें यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में हम भरेंगे तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि एनर्जी का मान सेम आ गया, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2p है और 3s है, अब दोनों जगह एनर्जी सेम आ गया, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ डाला जाएगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कम होता है। तो 2p और 3s में इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2 है और इसका है 3, तो इसलिए एनर्जी बराबर होते हुए भी इलेक्ट्रॉन को पहले किस में डालेंगे, 2p में डालेंगे। तो अगर ये चीज आप याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ गया। अब देखिए जरा, क्योंकि ये बात हमें पता है कि ये जो s सबसेल होता है इसके पास एक ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल होता है, d के पास 5 ऑर्बिटल होगा और f के पास 7 ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसके पास यही कि एक ही ऑर्बिटल है, तो s सबसेल के पास आप कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और p के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन, d के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, और f के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, p के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, d के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और f के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 6 10 4। अब बारी बारी से चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अब हम क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम लिखेंगे 1s1, क्योंकि हमें इसी के हिसाब से सजाना है। 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s, 3p के बाद 3d नहीं, और उसके बाद 3d।
अब हीलियम है तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, ठीक है 1s2। अब हीलियम के बाद फिर लिथियम के पास आएंगे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s2। अब चूंकि s में ज्यादा ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जैसा ही 1s कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आएंगे 2s के पास, तो 1s2 के बाद हो जाएगा 2s1। लिथियम के बाद बेरिलियम है जिसका परमाणु संख्या होता है 4, तो 1s2 उसके बाद 2s2। बोरोन हो जाएगा तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। और चूंकि s में ज्यादा ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन डालना है तो s यहाँ भी कंप्लीट हो गया, यहाँ का भी s ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। तो जब 1s भी कंप्लीट हो जाए और 2s भी कंप्लीट हो जाएगा तो तुरंत आएंगे 2p के पास, तो यहाँ से फिर 2p1 हो जाएगा। कार्बन तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 फिर 2p2 हो जाएगा। कार्बन के बाद फिर बात करते हैं नाइट्रोजन का, परमाणु संख्या 7, 1s2 2s2 और उसके बाद 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। पी में कहां तक इलेक्ट्रॉन भरना है? 6 तक इलेक्ट्रॉन भरना है। नियॉन 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब देखिए नियॉन हो गया। अब चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए अगर आप बनाइएगा तो हाइड्रोजन के पास मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अगर आप इसके एक मिनट तो अगर हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिटल हम रखेंगे तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रखेंगे, हीलियम के लिए ऐसे रहेगा। उसके बाद लिथियम के लिए तो पहले 1s है उसके बाद 2s है। बेरिलियम के लिए पहले 1s रहेगा फिर 2s रहेगा। बोरोन के लिए 1s है 2s है और उसके बाद 2p रहेगा। कार्बन के लिए 1s 2s उसके बाद फिर 2p रहेगा। और p के पास 3 ऑर्बिटल होता है तो p के पास 3 ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लिथियम है, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। उसके बाद तो ये 1s का है, ये 1s2 का है और ये 1s2 2s1 का है। फिर इसका आएंगे तो 1s2 तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और 2s2 है तो फिर इसका दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इसमें 1s2 है दोनों इलेक्ट्रॉन, 2s2 है दोनों इलेक्ट्रॉन, 2p1 है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। अब चूंकि यहां पे आता है फिर हुंड का नियम, तो यहां से आपको हुंड्स रूल देखना है। बस हुंड्स ने यही कहा था कि ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो एक एक करके भरेंगे। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भरना होता है, ये हुंड का नियम है, ठीक है। तो इसीलिए एक एक करके भरा जा रहा है। अब इसके बाद तुरंत आया पॉलिश का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, तो पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में कहा गया कि एक ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हुंड का नियम, जिसने कहा कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को हम जब भी भरेंगे तो एक एक करके भरेंगे। और फिर पॉली ने अपना एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में बोल दिया कि एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर रखेंगे तो दूसरा कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे, ठीक। अब आते हैं कार्बन के पास, तो 1s2 है, यह है 2s2 और 2p2 को बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरेंगे बल्कि इसमें भरेंगे। किसके अनुसार? तो हुंड के नियम के अनुसार, ठीक है। तो हुंड के नियम के अनुसार कार्बन कैसे हो गया, उसी प्रकार से आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन का सबका लिख सकते हैं। अब आते हैं सोडियम की बात करते हैं। सोडियम जो कि 11 नंबर पर पाया जाता है, 1s2 2s2 2p6।
और 2p के बाद होता है 3s। देख लीजिए 2p के बाद 3s आएगा। अब इसका लिखिएगा तो 1s2 है, फिर हो जाएगा 2s2, 2p6, ऐसे बढ़ते 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आ जाएगा 3s1, ऐसे भरेंगे। फिर मैग्नीशियम की बात करते हैं 12। तो चूंकि इतना जो बात लिखा हुआ है ये नियॉन के बराबर है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये नियॉन के बराबर है, तो अब इसके बदले में डायरेक्ट नियॉन लिख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा नियॉन, और ये 3s1 है तो हो जाएगा 3s2। चूंकि नियॉन क्या है कि नॉट गैस है। एल्युमिनियम 13, तो नियॉन हो जाएगा। 3s2 के बाद फिर एंट्री होगा 3p1। अब हम कहते हैं कि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उसको उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। तो चूंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में गया है तो इसीलिए सोडियम को s ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, और एल्युमिनियम का p में चला गया है तो इसीलिए इसको p ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। सिलिकॉन की बात करते हैं, 14 नंबर पर होता है। नियॉन हो गया 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, नियॉन 3s2 3p3। फिर सल्फर नियॉन हो जाएगा 3s2 3p4। क्लोरीन नियॉन हो जाएगा 3s2 3p5। क्लोरीन के बाद ऑर्गन, यहां पर हो गया नियॉन और हो गया 3s2 3p6। अब चूंकि इसके पूरा का पूरा ऑर्बिटल्स भर गए हैं तो इसीलिए ऑर्गन को भी नॉट गैस कहा जाता है। अब देखिए 3p के बाद हम 3p नहीं लिखेंगे, 3p के बाद 4s लिखेंगे। तो अब यहां आते हैं फिर पोटेशियम के पास। तो यहां तक ऑर्गन कंप्लीट हो गया, और अभी अभी आपको दिखाया गया है कि ऑर्गन में जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है वो 3p है, लास्ट वाला जो सबसेल है वो 3p है। 3p के बाद हम 4s की एंट्री करेंगे। तो 3p तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तब होगा 4s1। तब बात करते हैं कैल्शियम का 20, तो ऑर्गन हो गया, और उसके बाद होगा 4s2। अब यहां से 4s भी कंप्लीट हो गया। अब एंट्री होगा डी ब्लॉक जो कि मेन है। यहां से जो हमारा है ये क्लास 12 का प्रॉपर बोर्ड का वीडियो स्टार्ट होता है। इसके पहले जितनी भी बातें थी इसको 11th में भी बताया जाता है, और इवन डी ब्लॉक भी बताया जाता है, लेकिन काम का जो बात है जिससे डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। स्कैंडियम से, स्कैंडियम जिसका परमाणु संख्या होता है 21, ये हो गया ऑर्गन 4s2। अब इसके बाद आएगा 3d1। स्कैंडियम के बाद फिर होगा टाइटेनियम, परमाणु संख्या 22, ऑर्गन हो गया 4s2 हो गया, इसके बाद हो जाएगा 3d2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, ऑर्गन 4s2, अब फिर हो जाएगा 3d3। वेनेडियम के बाद क्रोमियम, ऑर्गन 4s2 3d4। और आप ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा गलत, बिकॉज यहां क्रोमियम पर आते आते नियम चेंज हो जाता है। नियम वही रहता है, बस इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। आप 4s2 3d4 लिखोगे, ऑप्शन ए में भी वही लिखा रहेगा, टिक करके आओगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके पीछे का क्या लॉजिक है चलिए अब देखते हैं। तो चूंकि यहां से ऐसा लग रहा है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, ऑर्गन के जैसा, और इसके बाद 4s2 और 3d5, सॉरी 4s2 के बाद 3d4 है। देखिए यहां पे एक नोट में आपको बात लिखना है कि ऑर्बिटल्स जब फुलफिल्ड या हाफ फील्ड होते हैं तब उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऑर्बिटल्स जब फुलफिल्ड या हाफ फील्ड होते हैं तब उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वो भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल का जो स्टेबिलिटी होता है उसका स्टेबिलिटी का मान
हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा होगा। फुलफिल कहने का मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, हाफ फिल कहने का मतलब आधा ऑर्बिटल। जैसे कि अगर एस का दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें भरा हुआ है तो उसको फुलफिल कहा जाएगा, अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो उसको हाफ फिल कहा जाएगा। अगर पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको फुलफिल कहा जाएगा, अगर पी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हाफ फिल कहा जाएगा। अगर डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको फुलफिल कहा जाएगा, डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो तब उसको हाफ फिल कहा जाएगा। तो दिस इज द रूल जिसके कारण क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल बदल जाता है और इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। क्रोमियम और कॉपर को एक्सेप्शन के तौर पे याद किया जाता है। जब हम भरेंगे तो फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होगा और 3D में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4। अगर पॉसिबिलिटी है तो ऑर्बिटल्स को आप फुल फील्ड या हाफ फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि इसको एक्साइटेड स्टेट में लाया जाता है। तो जैसे इसको एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता है, ठीक है, ये उत्तेजित अवस्था में आ गया। इसको जैसे ही हम हीट देंगे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और ये क्या करेगा कि जो फोरस इलेक्ट्रॉन था ये अपना फोरस जो था अपना एक इलेक्ट्रॉन इस 3D को दे दिया। तो ऐसा क्यों किया? ताकि ये जो डी ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड बन जाए और ये भी हाफ फील्ड बन जाए, और जब दोनों हाफ फील्ड हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल गलत है। यहां से आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है। ऑर्गन और एस अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 4s1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3d5। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो आपको याद रखना है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन सही कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन, उसके बाद होगा 4s1 और तब होगा 3d5। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। इसके बाद आप 4s2 लिखो 3d4 लिखो, बिल्कुल वो गलत है, उसको आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिख करके आना है। अब चलिए फिर क्रोमियम के बाद मैग्नीज की बात करते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, ठीक है, 3d में नहीं जाएगा। तो ऑर्गन हो गया, इलेक्ट्रॉन को देना है 4s को, तो 4s2 हो जाएगा, फिर 3d5 हो जाएगा। मैग्नीज के बाद हो जाएगा आयरन। अब 4s यहां से कंप्लीट हो गया, तब फिर इलेक्ट्रॉन को देंगे डी में, तो 3d6। आयरन के बाद हो गया कोबाल्ट, ये हो गया आयरन और 4s2 हो गया और 3d7 हो जाएगा। कोबाल्ट के बाद आता है निकेल, तो आर्गन और उसके बाद 4s2 और 3d के बाद हो जाएगा 3d8। निकेल के बाद आएगा कॉपर, आर्गन हो जाएगा और फिर हो जाएगा 4s2 और 3d9 और ऐसे लिखिएगा, ये हो जाएगा गलत। रीजन क्या है कि यहां पर भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट यूज होगा। तो क्या समझे आप कि कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज करेंगे 4s2 3d9। लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जब 4s2 लिखिएगा तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा और 3d9 लिखिएगा तो इसके 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को ऐसे से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चूंकि फिर से इसको एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर ला करके एक दे देगा। ऐसा क्यों? ताकि ये बन जाए हाफ फील्ड और ये बन जाए फुल फील्ड, और चूंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंबाइनेशन हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये इस रूप में ना हो करके इस रूप में आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 4s1 और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो दूसरा है वो इसके पास आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ करके इसमें आ गया। तो ये हो गया 3d10। तो कॉपर का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन हो जाएगा और 4s2 नहीं होगा, 4s1 होगा, 3d10 होगा, क्योंकि ये है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और ये है फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इस कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल ही गलत कहेंगे और इसको सही कहेंगे। तो ये भी एक्सेप्शन है। तो क्रोमियम और कॉपर 2 एक्सेप्शन है, जिससे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कई जगह सवाल पूछे जाते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं जिंक का, जो कि लास्ट है। तो ऑर्गन हो जाएगा और चूंकि कॉपर का 4s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके जिंक के पास जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3d में नहीं जाएगा, ये 4s में चला जाएगा। तो 4s2 हो जाएगा और 3d हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन कहां होगा? तो डाया एंड पारा की पहचान करने में, डाया और पारा की पहचान करने में, मतलब कि डाया मैग्नेटिक और पारा मैग्नेटिक की पहचान करने में।
तो डाया कौन होगा? जिसका डी ऑर्बिटल्स, ये एप्लीकेशन हम जो बता रहे हैं ओनली फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए बता रहे हैं। संक्रमण तत्व मतलब कि डी ब्लॉक के तत्वों के लिए ही बता रहे हैं। तो डाया मैग्नेटिक करने का मतलब जिसके डी ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में हो, ठीक है, उसको डाया मैग्नेटिक कहा जाएगा। जिसके डी ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में ना हो। तो जिसके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं, और जिसका एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड बच जाएगा तो उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। अब यहां से एक कैलकुलेशन होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन होता है, तो यहां से हम निकालते हैं म्यू, जिसका फॉर्मूला होता है √n × n + 2 bm। bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, और म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। म्यू का मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो लेट अस सपोज अगर किसी का n का मान 1 आता है तो उसका म्यू का मान आप 1.75 bm कहेंगे। अगर किसी का n का मान 2 आता है तो उसका म्यू का मान 2.75 bm कहेंगे। अगर किसी का n का मान 3 आता है तो उसका म्यू का मान 3.75 bm कहेंगे। अगर किसी का n का मान 4 आता है तो उसका म्यू का मान 4.75 bm कहेंगे। अगर n का मान 5 आता है तो उसका म्यू का मान 5.75 bm कहेंगे, एंड सो ऑन। और ऐसा कैसे हुआ? सो अब देखिए, मान लेते हैं कि किसी के लिए n का मान 4 है, तो फॉर्मूला यूज कीजिएगा √n × n + 2, तो n का मान हो जाएगा 4 और 4 तो हो जाएगा 6, तो हो गया 24। और 24 का जो रूट होगा वो करीब करीब 5 के बराबर होगा, जिसको हमने तो 24 का जो रूट होगा वो करीब करीब 5 के बराबर होगा, जिसको हमने 4.75 कहा है। और दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमने यहाँ पे कोई एक्यूरेसी नहीं लगाई है, और यहाँ पे मैंने आपको डिक्टो मान नहीं बताया है, मैंने यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताया है। क्योंकि बार बार आप कैलकुलेशन से बचे, इसलिए आप जैसे ही आप 1 आएगा 1.75, मतलब जिसका जितना n होगा उसमें 0.75 आप चिपका दोगे तो आपका म्यू निकल जाएगा। और ये केवल पारा के लिए होता है, और डायामैग्नेटिक के लिए म्यू का मान हमेशा 0 होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कलरफुल एंड कलरलेस का। कलरफुल एंड कलरलेस, ठीक है। कलरफुल मतलब कौन रंगीन होगा और कौन रंगहीन होगा। तो जिसका डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली हो, या जिसका डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा भरा हो, मतलब वैकेंट डी या फुलफिल्ड डी। अगर किसी का पूरा डी ऑर्बिटल वैकेंट है या किसी का पूरा डी ऑर्बिटल भरा हुआ है, तब समझिएगा कि वो पक्का कलरलेस है। अगर किसी के पास D1 इलेक्ट्रॉन है, D2 है, D3 है, D4, D5, D6, D7, D8, D9, अगर किसी के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो वो पक्का कलरफुल होगा। और इसका कारण क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन के कारण क्या होता है? ये कलरफुल हो जाता है। और इसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है, तो डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? तो डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में अपने एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल्स में आते जाते रहते हैं, और इसी को डीडी ट्रांजिशन कहा जाता है। तो अगर किसी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है, वो भी डी ऑर्बिटल में, तो वो कलरफुल होगा। और किसी का डी ऑर्बिटल पूरा खाली है या पूरा भरा हुआ है, तब वो कलरलेस होगा। बस अब इतना कर लो। मैं आपको एकदम गारंटी देकर के बोलता हूं कि क्लास 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, पक्का बन जाएगा। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि Cu+ का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बताइए कि ये कलरफुल है कि कलरलेस है, ये डाया होगा कि पैरा होगा। तो चूंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ऑर्गन हो जाएगा, और ऑर्गन के बाद 4s1 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। अब यहां से कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो Cu प्लस। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो सबसे बाहर कौन है, 4s है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे सजाए होंगे तो ये 1s होगा, ये 2s होगा, मतलब ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये सेकंड है तो इसके अंदर s और p होगा, ये थर्ड है तो इसके अंदर s और p होगा, उसके बाद ये 4s, तो s वाला यहां होगा, तब होगा यहां d वाला। तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से निकलेगा, ना कि 3d से निकलेगा, ठीक है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑर्गन और 4s 0 और ये 3d10। अब देखिए डी के पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, डी के पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, एकदम सिंपल सा बात है, ये हो जाएगा कलरलेस। क्योंकि यहां आपको बता दिया गया है कि अगर डी पूरा का पूरा वैकेंट हो या डी पूरा का पूरा फुलफिल्ड हो तब उसको क्या कहेंगे, कलरलेस कहेंगे। अब ये डाया है कि पैरा है, तो देखिए डी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन का आप कैसे रखिएगा 3d में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड में है, उसको कहा जाएगा डाया। डाया मतलब n का मान 0, n का मान 0 मतलब म्यू का मान 0, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो और डिस्कस करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमसे पूछ दिया निकेल +2, Fe+2। अब कहा जाए कि Fe+2 है, अब इसके बारे में बताइए, डाया है कि पैरा है, कलरफुल है कि कलरलेस है, ठीक है। अगर पैरा होगा तो फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना होगा। तो पहले क्या करते हैं कि आयरन का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन के बाद हो जाएगा 4s1 3d5, ये होता है क्रोमियम का, 4s2 3d5, 4s2 एक मिनट, आयरन 4s2 3d6, 4s2 और 3d6 हो जाएगा, 18 2 20 26। अब s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और d के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो n का मान कितना हो जाएगा 4। अब इसके पास सॉरी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जिसके वजह से इसको कहा जाएगा पैरा। और यहां से निकालेंगे म्यू का मान, तो यहां अभी आपको बताया गया है कि अगर n का मान 4 हो तो म्यू का मान 4.75 ले लीजिए। बार बार कैलकुलेशन क्या करने जाइएगा, यहां से म्यू का मान हो जाएगा 4.75 बोहर मैग्नेटॉन, और चूंकि डी का मान मतलब कि इसमें डी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये कलरफुल होगा, ठीक है। तो होप सो ये सारा का सारा चीज समझ में आया होगा। मैं आपको ज्यादा बोलूंगा कि आप ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है आप उसको बार बार देखिए। थ्योरी वाला पोर्शन है तो फिर तो क्वेश्चन आप कहीं से भी कर लोगे। जिसका थ्योरी वाला पोर्शन स्ट्रांग हो गया उसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।